क्लास 6 चैप्टर 9 हिस्ट्री की क्लास। इससे हम लोग क्लास 8 तक चैप्टर 8 तक पढ़ चुके हैं। इसमें चैप्टर 9 को कवर करेंगे। नए साम्राज्य और नए राज्य को देखेंगे। अरविंद राजा बना है। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा कर रहा है करने के लिए चुना गया है। उसने सोचा कि वह शाही आभूषण में मूंछों पर ताव देते हुए रूपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठाकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। यह संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है? वह अरविंद सोचने लगा। तो मतलब एक राजा भी होता था पहले जमाने में और वो वीणा भी बजाता था। समुद्रगुप्त था, उन्हीं की बात चल रही है। क्या बताती हैं बस्तियां? दरअसल अरविंद गुप्त के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से पता चलता है। किससे? अशोक के द्वारा खुदाया हुआ अभिलेख से। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति अभिलेख कहते हैं। यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 8 में गौतमीपुत्र सतकर्णी की प्रशस्तियाँ के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे समय बीता उसका महत्व भी आगे बढ़ता गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ ये 100% NCERT है, इसीलिए आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती हैं। कवि इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्तियों में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। वीडियो देखने के साथ साथ आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। लाइक कीजिएगा तो इससे पता चलता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बच्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे जाने के कारण उत्कृष्ट सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते थे? अगर तुम मानचित्र को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूरी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे।
उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र उस प्रस्तुति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके पति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राजाओं को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। उनमें से कुछ की राजधानी दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। जिन लोगों ने समुद्रगुप्त के सामने जो लोग हार गए थे वे अपने आप को समुद्रगुप्त को समर्पण कर दिए थे। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। समुद्रगुप्त जो था राजा वह दूसरे राज्य को जीत लेता था और उसके बाद वापस उस राज्य को उसी व्यक्ति को दे देता था। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग के रंगा गया है। इस समय असम तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते हैं, उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। मतलब जब समुद्रगुप्त के यहाँ कोई प्रोग्राम होता था या तो उनके लिए उपहार लाते थे और सभी लोग मिलजुल कर समुद्रगुप्त के यहाँ आते थे। बाह्य इलाके के शासक उन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संभवतः कुषाण वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। उन्हें समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन तथा पाटलिपुत्र ये गुप्त काल के महत्वपूर्ण थे। आर्यावर्त दक्षिणापथ के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर को पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? देखिए, इसे हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ग्रीन वाला आर्यावर्त को दिखा रहा है। देखिए ये वाला है, ये कन्नौज बसे थे आर्य, प्रयागराज में, पाटलिपुत्र और नालंदा में। और उसके बाद ये पिंक वाला जो है ये सब आंतरिक राज्य हैं। ये आर्य वाला राज्य था, यहाँ आर्य रहते थे और बाकी यहाँ से ये यहाँ पर ये आंतरिक राज्य था और बाकी जो था ये यहाँ से ये सब ये बाहरी था, भारत से बाहरी। इसे हम क्या बोलते हैं, हाँ शॉर्ट्स में डाल देंगे, आप लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। विक्रम संवत 58 ईसवी पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमशिला की उपाधि धारण किए थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी? विक्रमादित्य की। वंशावली
जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है उसे वंशावली कहते हैं। चलिए वंशावली। अधिकांश प्रस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती है। यह प्रस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। कौन? चंद्रगुप्त महाराजा धीराज की उपाधि धारण किए थे, इसे नोट करना है। चंद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा महाराज के रूप में ही उल्लेखित हैं। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। मतलब एक जैसे दादा पहले राजा बने, उसके बाद उनका बेटा और उसके बाद उनका पोता, उनके पोते के बाद परपोता, इस प्रकार से वंशावली चली और सभी एक दूसरे के बाद राजा बनते गए। इस उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाता था। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों पर भी पता चलता है। उन्हें पश्चिम भारत में सैन्य अभ्यास में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनके दरबार जो है विद्वानों से भरा था। इसमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 5 में मिलेगी, चैप्टर 10 में। हर्षवर्धन और हर्षचरित। जिस तरह चंद्रगुप्त के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। उसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। छिन्नी तीर्थयात्री सेन त्याग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण किया। मतलब जिन चीजों को देखे वो से लिखे, विवरण किए, ध्यान दिया। हर्ष के पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण ये छोटे भाई ही राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। बहनोई मतलब बहन का पति शासक बना। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधिकार में कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। जब उनके बहनोई को अंग्रेजों ने जब उनके बहनोई को शासकों ने मार दिया तो वो बंगाल पर कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया। क्योंकि बहनोई उनका मारा गया था, इसीलिए बहनोई का जो जगह जमीन या उनका जो क्षेत्र था उसे अपने में मिला लिया और बंगाल पर इधर से हर्षवर्धन ने क्या किया, आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों नहीं मिली। बंगाल को भी उन्होंने जीत लिया और
पूर्वी में मिला लिया। जब उन्हें नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। कौन? चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय। भारत का राजनीतिक मानचित्र देखो और सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तट पर गए होंगे तब वे किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा। पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय और प्रस्तियाँ। और ये केवल एक ही व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि एनसीईआरटी हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये सभी के लिए है। कोई ऐसा नहीं सोचना कि मतलब किसी एक को ही पढ़ना है। 6 से 12 तक आप लोग हर एक एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राजा उसकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य का राजा कृष्ण और तुंगभद्र नदियों के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कोई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध थे। समृद्ध राजधानी को ही निशाना बनाया जाता था। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में उनके दरबारी कवि रविकृति द्वारा रचित प्रस्तियों से पता चलता है कि उनमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। किससे? चाचा से। रविकृति के अनुसार उन्हें पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्हें हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पर राज्य के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्य की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्लभ होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। उनके बारे में तुम्हें अध्याय 7 में पढ़ोगे, मतलब क्लास 7 में। वे कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण, अध्याय 8 में देखोगे। चलिए, इस राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था? ये राजा कैसे राज करते थे? पहले के राजा की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बन गया। मतलब लोगों से पैसा और चीज़ों को, अनाज को इकट्ठा करना, जब यथी कर के रूप में लेना, जिससे जैसे हम लोग इनकम टैक्स देते हैं उसी प्रकार उस समय वो कर होता था। लेकिन हम लोग साल में एक बार देते हैं। अब उस समय इनकम टैक्स यथी कर जो था हर एक चीज़ पर कर लग रहा था। या तो किसी ने पशुपालन किया है उस पर भी कर लगता था। उसके बाद किसी का फसल अच्छा हुआ उस पर भी कर लग रहा है। कोई अपना मकान बना रहा है उस पर भी कर लग रहा है। किसी का 2-3 मंजिला मकान बन गया उसमें भी कर लग रहा है। तो मतलब हर एक चीज़ों में कर लगता था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक,
राजनीतिक और सैन्य शक्तियां रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय शासक में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इस समय नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, अर्थवाह यानी व्यापारी के काफिले का नेता, प्रथम कुलीक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कास्यो यानी लिपिकों के प्रधान होते जैसे लोग थे। रुकिए भाई, चलिए अब ज़्यादा नहीं होगा। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर लेने में क्या फायदे और क्या नुकसान होते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिनमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही, पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेनाओं का कोई नियमित वेतन नहीं था, मतलब इनका कोई आज की तरह नियमित वेतन नहीं था कि एक महीने में आप लोगों को इतना ही रुपए दिए जाएंगे, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। बदले में इनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही ये युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आप लोगों को उसके अगले वाले वीडियो में आंसर देना है। आंसर इसी में देना है, लेकिन हम उसका आंसर अगली वाली वीडियो में देंगे। जहाँ की शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण राज्यों में सभाएं। वो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। लास्ट केवल एक ही क्वेश्चन। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय भाषाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देख रेख काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण थे, उन्हें उर नामक सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारी के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी
स्थानीय भाषाएं शताब्दियों तक चलती रही। उस जमाने में आम लोग जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों में मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखें। कालिदास अपने नाटक में ए राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों को महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाया गया है। मतलब आम जनता किस में बोलती थी? प्राकृतिक भाषा में, और ब्राह्मण लोग जो थे वो संस्कृत में बोलते थे। इनका सबसे प्रसिद्ध नाटक था अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और कुशलता नामक एक युवती की प्रेम कहानी थी। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बातें कही गई है। ये बहुत ही मजेदार कहानियां हैं। चलिए देखते हैं। एक मछुआरे और एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। वह अंगूठी राजा ने शकुंतलम को भेंट की थी। वह दुर्भाग्यवश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। कौन? पुलिस वाला। तभी तो पुलिस वालों को आज भी लोग बदनाम कर देते हैं। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है तो खबर करता है तो उसके साथ उसी तरह का बर्ताव किया जाएगा। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्रकृति में उपदेश दिया। और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्रकृति में अपने अभिलेख लिखवाए। अशोक था। चीनी तीर्थयात्री फासिहन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। जो बड़े बड़े राजा थे जो छोटे गरीब लोगों को अछूत मानते थे, उन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वैसे लोगों को, गरीब लोगों को शहर से बाहर, या दूसरी जाति वालों को भी शहर से बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों ने शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क अपने को छूने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचते थे। यदि ये लोग जो छोटे या गरीब लोग रहते थे उन्हें शहर से बाहर रख दिया जाता था। यदि उन्हें कभी शहर में आना भी है किसी चीज के लिए तो नगाड़े की तरह एक ढोल बजता था जिससे पैसे वाले लोग या बड़े घर के लोग उनसे छूने से बचे और साइड हो जाएं। लेकिन आज के समय में क्या है, हाँ कहीं कहीं है छुआछूत, लेकिन बहुत जगह पर खत्म हो गया है।
80 से 85% अभी तो छुआछूत नहीं है। हाँ, जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए छुआछूत नहीं है, लेकिन जो अभी भी अनपढ़ हैं उनके लिए अभी भी छुआछूत है। जाति अभी भी वो मानते हैं, बल्कि पढ़े लिखे लोग जाति वाति को नहीं मानते हैं, क्योंकि मनुष्य को भगवान ने बनाया है। सभी भगवान एक हैं, ब्रह्मा एक है। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना, राजा की मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। उनमें हाथियों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग की जाने वाली बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने के सामान, बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जी, मसाले, विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होते थे। ये सारे चीजें ठेले गाड़ी या ऊंट तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवर के पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरगी बजाते हुए चलते थे, ताकि राजा का मनोरंजन भी हो सके। रास्ते में पड़ने वाले गांवों वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। जो भी गांव रास्ता पड़ता था, गांव वाले उन्हें सामान्य से उनका सत्कार करते थे। खाने पीने की व्यवस्था या जिसको जो भी बन पड़ा, वे दही, गुड़, फलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों के लिए चारा वे राजा से भी मिलना चाहते थे, ताकि अपने शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके। वो लोग राजा से भी मिलना चाहते थे, पर ये सेनाएं अपने पीछे विवश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और झोपड़ियों के काफिले में जूते बैल इस हल भरे माहौल में डरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी धूल के गर्त में डूब जाती थी। सेना के साथ ले जाने वाली चीजों की सूची बना। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लाते थे? चलिए, अब खत्म हो गया, बाकी क्वेश्चन आंसर है। मतलब ये राजा का जो काफिला चलता था उसमें क्या क्या होता था कि ये राजा का जो काफिला था उसकी हाथी की वजह से लोगों का सामान का बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता था और उन्हें परेशानियां भी होती थी। जानवर लोग भी मतलब बहुत सारा नुकसान करके चल जाते थे। चलिए, आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे एक आप लोग को बोले थे कि लास्ट में हम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे। आप लोग बताइएगा कि सबसे साक्षर जिला कौन कौन सा बना है? ये आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। हम अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। सबसे पहला साक्षर जिला कौन कौन बना है भारत का? और दूसरा जहां आपको आंसर बताएंगे वहां दूसरी क्वेश्चन छोड़ देंगे। चलिए, आप लोग इसका आंसर दे दीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, बाय। क्योंकि आप लोग हम क्या कर रहे हैं, आप लोगों को, आप यहाँ आइएगा, NCERT पढ़िएगा, तो इससे आप लोगों को भी फायदा है। बल्कि हम लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं या नाचते गाते हैं, आप लोग उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। नहीं, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, इससे आपको का फ़ायदा है। चलिए, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
साथ ही साथ आप लोग कुछ कमेंट भी कर दीजिएगा जो आप लोग को अच्छा लगे। चलिए बाय।